Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Reborn to love my devil husband. Ch 29 बेशर्म अर्जुन. उसके तुम फिक्र मत करो. अब मैं सोने जा रहा हूँ बाय, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे. इतना कहने के बाद अभिनव फोन काट देता है और वापस से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है. आखिरकार उसे रात के लिए एनर्जी भी तो इकट्ठी करनी थी. लेकिन शायद इस बार उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब होने वाली हो. क्या पता वह जी मोटिव के लिए अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है. उसके बदले उसके साथ क्या हो जाए, इसके बारे में इस वक्त अभिनव को कुछ भी नहीं पता था. वही अभिनव की बात सुनकर त्रिशा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है. उसने तो एक तीर से 3 निशाने किया था. पहले रीमा से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बिना किसी परेशानी के, दूसरा उसकी बहन को अभिनव को बेचना, इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी, और तीसरा उसके बाद वह उसकी बहन को अपने धंधे में ले लेने वाली थी. फायदा ही फायदा. अर्जुन बेचारा ऐसी सोच में डूबा था कि पता नहीं आयशा उसके लिए क्या लेने गई है. थोड़ी ही देर में एक बार फिर से उसके रूम का डोर खुलता है और उसे वहां पर बड़ी सी स्माइल लिए हुए आयशा दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक ट्रेन थी. वह स्माइल करते हुए उसके पास आती है और उसके बगल में बैठकर कहती है, यह को अर्जुन, इसे पी लो, इसे पीने से तुम्हारा सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा. अर्जुन उसे ग्लास को देखा है. वह कांच का ग्लास था जिसके अंदर से पता चल रहा था कि हाँ भाई, इसके अंदर कुछ और नहीं, या तो करेले का जूस है या फिर नीम का जूस है. इन दोनों के अलावा वह कोई और अच्छी चीज इसके लिए लेकर आ नहीं सकती है. अर्जुन एक नजर आए ऐसा को देखा है, जो कि बहुत ही खुशी से उसकी तरफ वह ट्रे लेकर खड़ी हुई थी. अर्जुन को ये देखकर मन ही मन बहुत हंसी आती है, लेकिन वह हंसता नहीं है. फिर वह उसे ट्रेन में से जूस उठना है और एक ही घूंट में उसे पूरा का पूरा खत्म कर देता है. आयशा ये देखकर तो हैरान ही रह जाती है. उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने उसे कड़वे जूस को इस तरह से ही पी लिया, जैसे कि वह नीम का जूस ना होकर कोई मैंगो जूस हो. उसे देखकर को तो आयशा का जी मिचलाने लगा था. आयशा कहती है, अर्जुन क्या आप ठीक हो? आपने ये जूस पी क्यों लिया? ये कितना ज्यादा कड़वा है. क्या आपको ये कड़वा नहीं लगा? उसकी ऐसी हालत देखकर, उसके चेहरे पर बिनते बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस देखकर अर्जुन को कुछ सोचता है और वह जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़कर आयशा को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है. आयशा कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती उससे पहले ही वो अपने लिप्स उसके लिप्स से जोड़ देता है. आयशा को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ अचानक से क्या हो गया है. उसे तब होश आता है जब उसे अर्जुन की जीभ अपने मुंह में महसूस होती है, जिसकी वजह से जो थोड़ी देर पहले वह चॉकलेट खाकर आई थी, वह पूरी तरह से स्वाद अब बदल चुका था और उसके मुंह में भी कड़वा कड़वा टेस्ट आ रहा था. और इसकी वजह कोई और नहीं, उसका प्यार पतिदेव ही था. आयशा मन ही मन रो रही थी कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों. वह ये सब चिल्लाकर बोलना चाहती थी और अर्जुन को हटाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ उसकी कमर और उसके सर पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, जिसके चलते वह अपनी जगह से हल भी नहीं पा रही थी. जब अर्जुन सेटिस्फाइड हो जाता है तब जाकर वह उसे छोड़ना है. जैसे ही अर्जुन उसे छोड़ना है, वह लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर अर्जुन ने उसे 2 मिनट और किस किया होता तो वह वहीं पर उसकी बाहों में दम तोड़ देती, और वह एक दुनिया में पहली ऐसी लड़की होती जो कि किस करते करते ही अपनी जान दे दी. आयशा अपने आप को संभाल ही रही होती है, तभी उसे अर्जुन के हंसने की आवाज सुनाई देती है. अर्जुन हंसते हुए ही कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगा क्या? अगर तुम चाहो तो रोज मुझे ये नीम का जूस दे सकती हो, मैं खुशी खुशी पी लूंगा. बस सर यह है कि हर बार की तरह तुम्हें मुझे अपने होठों का रस भी पिलाना होगा. आयशा की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है. उससे विश्वास नहीं होता है कि उसके सामने खड़ा हुआ वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर ही है. क्या ये सच में उसका पति था? ये कब से इतनी बेशर्म वाली बात करने लगा था? आयशा फिर अर्जुन को घूरते हुए कहती है, अच्छा तो आपको ये नीम का जूस इतना ज्यादा पसंद है, ठीक है मैं आपके लिए रोज रोज बना दूंगी. वैसे भी मुझे लगता है आप जो सुबह सुबह घास फूस खाते हो उससे तो अच्छा ही है ये. उसे घास फूस नहीं बल्कि हेल्दी डाइट कहते हैं, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझना भी नहीं है. आपके चक्कर में बेचारे चिराग भाई को भी यह सब खाना पड़ता है, और साथ ही साथ मुझे भी. ये सब आयशा ने कहा जरूर था, लेकिन बहुत ही धीरे आवाज में, इतना कि वह खुद ही उसे सुन सकती थी और कोई नहीं. लेकिन फिर भी अर्जुन के कान कुछ ज्यादा ही तेज थे, जिसकी वजह से उसने उसकी सारी फुसफुसाहट सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि आयशा क्या कह रही है. अच्छा, आप मुझे कौन सा खत्म हो गया हो और मेरी सजा पूरी हो गई हो, तो क्या हम
इतना कहते ही अर्जुन रुक जाता है और उसकी आंखें एकदम ठंडी हो जाती है। जो शर्त उसकी आंखों में पहले दिखाई दे रही थी वह कहीं गायब हो गई थी और अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। आयशा जब ये देखी है तो वह भी सीरियस हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से अर्जुन को क्या हो गया और वह किस बारे में बात करना चाहता है। आयशा भी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है, मैंने तुम्हें और अमित को एक साथ देखा था। अर्जुन के ये शब्द जैसे ही आयशा के कानों में पड़ते हैं वह अंदर तक कट जाती है, क्योंकि उसे याद था कि अपनी पिछली लाइफ में अर्जुन ने उसे लास्ट टाइम क्या कहा था कि कभी उसने अमित और उसकी एक साथ देख लिया तो वह अमित को जान से मार देगा। आयशा को अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता थी कि अर्जुन इस बार इंडिया में ही है और अमित ने उसने जिस होटल में मिलने के लिए बुलाया है वह किसी और का नहीं का होटल नहीं है बल्कि अर्जुन का ही है। हालांकि इस जिंदगी में उसे अमित के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह अर्जुन के हाथों को खून से रखता हुआ नहीं देखना चाहती थी। अर्जुन कुछ और कहता या करता उससे पहले ही आयशा धीरे से चलते हुए अर्जुन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अर्जुन बहुत ध्यान से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि आयशा इस बार अमित से आखिरी बार मिलने आई थी ताकि उसे क्लियर कर सके कि वह उससे प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसने उसकी और अमित की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन फिर भी वह आयशा से यह सारी बातें क्लियर करना चाहता था। आयशा थोड़ी धीमी आवाज में अपना सर झुकाए हुए कहती है, वह अमित ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं भी उस आखिरी बार मिलना चाहती थी ताकि उसे बता सकूं कि मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। प्लीज आप उसे कुछ मत कीजिएगा। अर्जुन बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी लास्ट वाली बात सुनी उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये जानकर कि अभी आयशा उसे अमित की परवाह कर रही है, कि तभी उसे आयशा की बात सुनाई देती है, मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ किसी के खून से खराब हो और वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं उसकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अमित और उसे त्रिशा को एक बार में ही रास्ते से हटा दूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। एक बार में ही नहीं बल्कि उन लोगों को तिल तिल करके मारना होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ। उसके बाद आयशा अपना सर उठाकर अर्जुन को देखते हैं जो कि उसे ही देख रहा था। अर्जुन की आंखें इस वक्त बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं थे। वही आयशा की आंखों में गुस्सा, नफरत, दर्द बदले लेने की आज सब कुछ झलक रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो अर्जुन को भी लगता है कि पता नहीं आयशा ने इतना कितना दर्द सह होगा। आयशा अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, मुझे नहीं पता है कि आपने मुझसे शादी क्यों की है, यह आपका इसके पीछे कोई इरादा है। बचपन से ही मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा का ही प्यार मिला था, कोई भी मेरा अपना नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। जिस दोस्त को मैंने अपना समझा था वह भी धोखेबाज निकली। अंकल ने मेरी देखभाल की, लेकिन वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वह मेरी जायजत ले सके। उनकी गलती की सजा कहीं ना कहीं मैंने नंदू को दी, जो मेरी गलती थी। आज तक मैं जिस पर भी भरोसा किया है उसने मुझे धोखा ही दिया है, लेकिन फिर भी ये दिल बार बार कह रहा है कि मैं आप पर भरोसा करूं। आप कभी भी मुझे हट नहीं करोगे। ये सब कहते वक्त आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लुढ़कते हुए उसके गालों से होकर नीचे गिरने लगते हैं। अर्जुन उसकी ओर देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? अगर मैं भी बाकियों की तरह निकाला तो आखिर मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, तो फिर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? ये सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब त्रिशा हमेशा उसे अर्जुन के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती थी, जो कि यही होता था कि वह उसे कितनी पागलों की तरह प्यार करता था। इतना कि जब से वह गायब हुई थी तब से वह एक पल की भी नींद लिए बिना लगातार उसे ढूंढ रहा था। मुझे इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने किसी और से शादी तक नहीं की थी और उसने अपनी आखिरी सांस तक उसे ढूंढते हुए ही गुजारी थी। हालांकि वह उसे ये सब नहीं बता सकती थी कि आखिर वह उसे इतना प्यार क्यों करती है। वह नहीं बता सकती थी उसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान ने उसकी पूरी किस्मत पर तरस खाकर उसे एक और मौका दिया था ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके, अपनी गलतियों को सुधार सके और जो निर्दोष लोग उसकी वजह से नरक के दलदल में फंसे थे उन्हें बचा सके, अपने प्यार को वापस कर सके।
क्या हुआ बताओ ना मुझे, आखिर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो। जब अर्जुन को आयशा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वह दोबारा से उस सवाल पूछता है। आयशा उसका कोई जवाब तो नहीं देती है, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़कर अपने लिप्स को उसकी फोरहेड पर रख देती है। चौथी, अर्जुन की नफरत। ये सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब त्रिशा हमेशा उसे अर्जुन के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती थी, जो कि यही होता था कि वह उसे कितनी पागलों की तरह प्यार करता था। इतना कि जब से वह गायब हुई थी तब से वह एक पल की भी नींद लिए बिना लगातार उसे ढूंढ रहा था। मुझे इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने किसी और से शादी तक नहीं की थी और उसने अपनी आखिरी सांस तक उसे ढूंढते हुए ही गुजारी थी। हालांकि वह उसे ये सब नहीं बता सकती थी कि आखिर वह उसे इतना प्यार क्यों करती है। वह नहीं बता सकती थी उसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान ने उसकी पूरी किस्मत पर तरस खाकर उसे एक और मौका दिया था, ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके, अपनी गलतियों को सुधार सके और जो निर्दोष लोग उसकी वजह से नरक के दलदल में फंसे थे उन्हें बचा सके, अपने प्यार को वापस कर सके। क्या हुआ बताओ ना मुझे, आखिर तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो। जब अर्जुन को आयशा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वह दोबारा से उस सवाल पूछता है। आयशा उसका कोई जवाब तो नहीं देती है, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़कर अपने लिप्स को उसकी फोरहेड पर रख देती है। मैंने आपको कई बार यह बात बताई है और आज फिर से बता रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है। मुझे किसी पर भरोसा हो या ना हो, शायद इस जिंदगी में मुझे अपने आप पर भी भरोसा ना रहे एक पल के लिए, लेकिन अब मेरा भरोसा आप पर से कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद वह अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखकर उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। आयशा के हाथ इस वक्त अर्जुन के सर के बालों को सहला रहे थे। आयशा की आंखें बंद थी और वह बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी। वही अर्जुन की आंखों में पता ही नहीं क्या था, उसके इमोशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन जो कुछ भी था वह प्यार तो नहीं था। दूसरी तरफ अमित को एक बंद अंधेरी जगह में रखा गया था। वहां पर ज्यादा रोशनी तो नहीं आ रही थी, लेकिन सूरज की धूप की वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अमित को इस वक्त एक चेयर पर बांध कर रखा गया था और उसके नीचे नॉर्मल गुनगुना पानी था जिसमें उसके पैर डूबे हुए थे और उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा मटका लटक रहा था जिसमें एक छेद किया हुआ था। उसमें से बूंद बूंद करके वह अपनी अमित के सर पर गिर रहा था। वह पानी एकदम ठंडा था क्योंकि उसके अंदर पानी की जगह बर्फ रखी हुई थी, जो कि किसी का भी दिमाग सुन्न करने के लिए काफी थी। भले ही देखने वाले को ऐसा लगे जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से ऐसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर माना जाता है। अमित अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, कोई है क्या? मुझे बताया कि आखिरकार मुझे किडनैप क्यों किया है? मैं किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? अमित की आवाज बहुत ज्यादा डगमगा रही थी क्योंकि पिछले 1 घंटे से वह लगातार चिल्ला रहा था, जिसके चलते उसे बेचारे की आवाज भी अब उसके गले से नहीं निकल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसे इस तरह से परेशान कर रहा है। हालांकि वहां पर 4-5 लोग थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया था। धीरे धीरे करके अमित बेहोशी के कगार में पहुंच जाता है और आखिरकार वह बेहोश हो ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में आयशा अर्जुन से अलग होते हुए कहती है, अभी अभी मेरी असिस्टेंट का कॉल आया था, आज टेंडर भरने की लास्ट डेट है, मुझे जाना होगा। अर्जुन आयशा की बात सुनकर कहता है, तुम ऑफिस से घर मत आना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आयशा थोड़ी हैरान हो जाती है और वह क्यूरियस होकर अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है, आप मेरे ऑफिस आने वाले हो? कोई काम है क्या? आप मुझे बता सकते हो? नहीं, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। तुम फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। आयशा बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है और उसके बाद वह अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्जुन अपने आप से कहता है, अर्जुन ये क्या हो गया है तुझे? तू ऐसा नहीं है, भूल मत, तूने उससे शादी क्यों की है? तू उससे प्यार नहीं कर सकता है उसकी वजह से। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ। मैंने उससे शादी की थी ताकि मैं उससे बदला ले सकूं, ना कि उसको खुशियां दूं। तुझे प्यार नहीं कर सकता है, तू उसे प्यार नहीं कर सकता है अर्जुन। उसकी वजह से तूने बहुत कुछ सहा है, तू ये सब भूल नहीं सकता है। अर्जुन, तुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा।
उसके बाद वह भी वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। उसका चेहरा इस वक्त किसी भयानक राक्षस से काम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर जेंटलनेस थी वह अब कहीं गायब हो गई थी, और उसकी जगह अब एक कोल्ड ऑरा इसके चारों ओर बिखरा हुआ था। वह जहां से भी गुजर रहा था, वहां के लोग पता नहीं क्यों लेकिन डर महसूस कर रहे थे। नीचे चिराग उसका ही इंतजार कर रहा था। चिराग जब अर्जुन को इस तरह से देखता है तो वह भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जेलेसी और गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वह किसी नर्क से आए हुए देवता से काम नहीं लग रहा था। आयशा इस वक्त सोफे पर बैठकर आराम से अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। ये वह कॉफी नहीं थी जो रीमा ने उसके लिए प्रिपेयर की थी, वह तो उसने हमेशा की तरह ही टॉयलेट में फ्रेश कर दी थी। ये तो उसने दूसरी कॉफी अपने पियून से कहकर मंगवाई थी। आज वह वाकई में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो उसने अच्छे तरीके से अमित की क्लास ली थी और साथ में उसकी तगड़ी वाली बेइज्जती भी की थी, और यहाँ आकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि आखिरकार रीमा ने वह काम कर ही दिया था जिसके लिए पिछले 3 दिनों से वह जाल बिछाए बैठी थी। आयशा सोफे पर बैठकर आराम से अपने लैपटॉप में वह सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें रीमा बड़े आराम से वह सारा काम कर रही थी। ये देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहती है, रीमा थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती हो तुमने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है इस बार, पर सॉरी लेकिन मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकती इसके लिए। हमें तुम्हें इसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तो दूंगी लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जेल की चक्की कैसे पसंद आती है। पर तुम चिंता मत करो, ये सब मैं अभी नहीं करूंगी बल्कि मैं इंतजार करूंगी इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने का, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें त्रिशा से भी डांट पड़ेगी। तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ोगी और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यह सब किया धरा मेरा है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल भिजवा दूंगी, ठीक है। त्रिशा तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, जिसके लिए तुम्हें इतनी सारी मेहनत की है, ना अफसोस कि तुम्हें इस बार वह नहीं मिलेगा। ITS ऑल बिकॉज ऑफ मी, योर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद आयशा खुश होते हुए अपने काम में वापस लग जाती है, क्योंकि जो फाइल उसने पहले तैयार की थी वह गलत तरीके से तैयार की गई थी ताकि वह इंफॉर्मेशन रीमा त्रिशा तक पहुंच सके। इसलिए आप उसे फटाफट से काम करना होगा, क्योंकि आज टेंडर भरने की लास्ट डेट थी, उसे मिस नहीं कर सकती थी। लेकिन आयशा को इस बारे में ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस नॉर्मल फाइल तैयार करनी, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में ये सारी घटना ही पहले ही हो चुकी थी। इसलिए उसे पता था कि क्या करना है और क्या, इसलिए गलती होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये सब करते करते उसे शाम के 5 बजे जाते हैं। आयशा अपना काम कर ही रही होती है कि तभी एक बार फिर से उसके केबिन के डोर पर कोई दस्तक देता है। कम इन। गुड इवनिंग मैम। जैसे ही आयशा ही आवाज सुनती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अपना सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने एक 20 से 21 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर की फॉर्मल शर्ट पहनी हुई और ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी, साथ में ब्लैक कलर की हील्स पहनी हुई थी। उसके बालों को उसने लूज कल में स्टाइल किया हुआ था और वह मुस्कुराते हुए ऐसा को ही देख रही थी। धारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए ना? क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दो पहले तो तुझे कॉल किया था और मैं तुझे पूछा था कि कब तक ठीक होगी, तो तूने बताया था कि अभी टाइम लगेगा। धारा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैंने तुझे उसी टाइम पर झूठ बोला था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा लगा बहुत ज्यादा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इतना कहते हुए आयशा अपना काम छोड़कर धारा की तरफ आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, चल अच्छी बात है, तू ठीक हो गई है। बता कब से ऑफिस आना स्टार्ट कर रही है? मुझे तेरी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी बात सुनकर धारा हैरान होते हुए कहती है, तेरे पास कुछ ज्यादा पैसे आ गए हैं क्या, जो तू मुझे वापस से अपॉइंट करने की बात कर रही है? शायद मैडम भूल गई है कि उनकी अभी एक असिस्टेंट पहले से ही मौजूद है, तो तू इतनी ज्यादा परेशान कैसे हो सकती है? क्या उसे लड़की ने तेरा ध्यान नहीं रखा, या फिर तेरा काम अच्छे से नहीं करती है? ये सब धारा थोड़ा सार्कास्टिक वे में कह रही थी और उसकी बातों का मतलब आयशा बहुत अच्छे से समझ भी रही थी। यार तुम मुझसे इस तरह से बात मत करना, मुझे पता है कि मैंने गलती की थी, बार बार मुझे इस बारे में याद मत दिला। ये सब कहते हुए आयशा थोड़ा उदास हो जाती है।
इस लड़की का नाम धारा सिंघानिया था, जो कि रीमा से पहले उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से धारा किसी फाइल को लेकर स्टेयर्स होते हुए नीचे जा रही थी। उसका पैर फिसलने की वजह से वह गिर जाती है और उसको सर में बहुत चोट आई थी और उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। उसके बाद ही त्रिशा ने रीमा को असिस्टेंट के तौर पर आयशा को इंट्रोड्यूस करवाया था और आयशा ने ही उसकी बात बिना किसी परेशानी के मान भी ली। उसके बाद जब धारा को होश आया था तो आयशा उससे मिलने के लिए गई थी। तब धारा को इस बारे में पता चला था। फ्लैशबैक। यार आयशा, तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? मैं जानती हूँ कि तेरी आंखों पर त्रिशा नाम की पट्टी बंधी हुई है जिसके आगे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो उसके अलावा भी हर किसी पर अपनी आंखें बंद करके विश्वास करेगी। तूने रीमा को बस ऐसे ही अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। एड्रेस एक बार उसका बैकग्राउंड चेक तो करवा ले। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का चैप्टर आपको? आखिर ऐसी कौन से राज छुपा रहा है अर्जुन आयशा से? क्या सच में अर्जुन आयशा से नफरत करता है या उससे प्यार करता है? आखिर क्या वजह रही होगी अर्जुन की आयशा से शादी करने के पीछे? क्या अमित को पता चलेगा कि आखिरकार उसे किडनैप किसने करवाया है? 31 ये कैसी नफरत है? इस लड़की का नाम धारा सिंघानिया था, जो कि रीमा से पहले उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से धारा किसी फाइल को लेकर स्टेयर्स होते हुए नीचे जा रही थी। उसका पैर फिसलने की वजह से वह गिर जाती है और उसको सर में बहुत चोट आई थी और उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। उसके बाद ही त्रिशा ने रीमा को असिस्टेंट के तौर पर आयशा को इंट्रोड्यूस करवाया था और आयशा ने ही उसकी बात बिना किसी परेशानी के मान भी ली। उसके बाद जब धारा को होश आया था तो आयशा उससे मिलने के लिए गई थी। तब धारा को इस बारे में पता चला था। फ्लैशबैक। यार आयशा, तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? मैं जानती हूँ कि तेरी आंखों पर त्रिशा नाम की पट्टी बंधी हुई है जिसके आगे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो उसके अलावा भी हर किसी पर अपनी आंखें बंद करके विश्वास करेगी। तूने रीमा को बस ऐसे ही अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। एड्रेस एक बार उसका बैकग्राउंड चेक तो करवा ले। तुझे शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर मैंने रीमा को वहां पर खड़ा हुआ देखा। उसकी बात सुनकर आयशा बोलती है, यार तुझे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, वह वहां पर थी। वह तेरी आवाज सुनकर वहां पर तुझे बचाने के लिए आई थी। आयशा की बातें सुनकर धारा को पूरा यकीन हो जाता है कि वह चाहे कुछ भी क्यों न कर ले या कह ले, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए वो अब इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और कहती है, ठीक है, तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, तुझे आगे जाकर हमेशा इस बात पर पछतावा। उसे वक्त आयशा को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि धारा उससे क्या कहने की कोशिश कर रही है। फ्लैशबैक एंड। आयशा ये सब बात याद करके एक बार फिर से मायूस हो जाती है, जिसे देखकर धारा मुस्कुराते हुए कहती है, चल छोड़ना यार, तू इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी तुझे उसकी सच्चाई पता चल गई, यही बहुत बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, तुम सच में बहुत अच्छी हो, और हाँ, मुझे उससे त्रिशा के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है और अब तुम मेरी हेल्प करोगी उससे बदला लेने के लिए। उसकी बात सुनकर तो धारा के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है और वह थोड़ा जल्दी से चलते हुए उसके पास जाती है, उसे गले लगाते हुए कहती है, क्या बात कर रही है यार, चल कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, और तुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुशी खुशी तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आयशा मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ मंगवाती हूँ। इतना कहने के बाद वह अपने इंटरकॉम से कॉल करके धारा के लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लेती है। उसके बाद धारा आराम से बैठकर अपना स्नैक्स एंजॉय करने लगती है। वही आयशा अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ अमित अभी बंधा हुआ बेहोशी की हालत में इस चेयर पर पड़ा हुआ था। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने उसे सोफा पर बैठा हुआ एक इंसान दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से कवर था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा डरावना और रहस्यमय लग रहा था। उसकी वह चलती नजरें देखकर अमित अंदर तक कहाँ जाता है। उस आदमी के बगल में एक और इंसान खड़ा हुआ था, उसने भी अपने चेहरे को मास्क से कवर किया था। सोफे पर बैठा हुआ वह इंसान अपने आदमी की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहता है, इसके कपड़े उतारो। ये सुनकर अमित और बाकी सब लोग अजीब नजरों से उसको देखने लगते हैं। जब वह आदमी यह महसूस करता है
तो वह घर कर अपने आदमियों की तरफ देखा है और वापस से वही बात को दोहराता। क्या तुम लोगों को मेरी बात एक बार में सुनाई नहीं देती है? मैंने कहा इसके कपड़े उतारो। इस बार वह काले कपड़े पहने हुए आदमी फटाफट से अमित के पास जाते हैं और उसके कपड़े रिमूव करने लगते। अमित पहले से ही अधमरी हालत में था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई उसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं। सोफे पर बैठा हुआ वह आदमी अपनी जगह से उठकर एक जगह जाता है जहां पर टैटू बनाने की मशीन रखी हुई थी। वह उसे अपने हाथ में उठता है और धीरे कदमों से अमित की तरफ जाने लगता है। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके बॉस करना क्या चाहते हैं। क्या सच में उनके बॉस ने इस आदमी को इसलिए किडनैप किया था ताकि वह इसके शरीर के ऊपर टैटू बनवा सके? ये कैसा टॉर्चर हुआ? उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आदमी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह फिर अमित के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मशीन को चालू कर देता है। टैटू बनाने की मशीन जैसे ही चालू होती है उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है। उसके बाद वह बड़ी बेरहमी से उसे मशीन से अमित के सीने पर टैटू बनाने लगता है, जिसे महसूस करके अमित जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उससे बहुत दर्द हो रहा था। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और आखिरकार तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? आखिर मैं तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी यह शक्ल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आई होप कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी इससे। शुक्र मनाओगे ये टैटू मैं तुम्हारे सीने पर बना रहा हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे पर बना रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब कहते वक्त वह आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसकी आवाज भी बहुत ठंडी और डरावनी थी। उसके बाद वह धीरे से वहां से हट जाता है जैसे ही बॉडीगार्ड और बाकी सारे लोग ये देखते हैं कि उस आदमी ने अमित के सीने पर क्या लिखा है, तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ऐसा भी कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की। उसके बाद वह आदमी खड़ा होकर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, इस जहां से लेकर आए थे वहीं पर फेंक कर आओ। उसके आदमियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बॉस क्या कह रहे हैं। क्या अभी अभी जो कुछ भी उन्होंने सुना था वह सही था? क्या उनके बॉस ने सच में ये कहा था कि इस जिंदा वापस छोड़कर आना है? क्योंकि आज से पहले वह लोग जब भी किसी को भी यहाँ पर लेकर आते थे उसकी सिर्फ लाश ही वापस निकलती थी। शायद अमित ये पहला इंसान होगा जो कि यहाँ से जिंदा वापस जा रहा था। वह फटाफट से उस आदमी को और ज्यादा नाराज ना करते हुए अमित के नीचे पड़े हुए कपड़े को उठाकर उसे पहनते हैं और उसे वहां से लेकर बाहर चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद कमरे में सिर्फ 2 लोग ही रह गए थे। अर्जुन, तू भाभी से प्यार करता है? ये सुनकर अर्जुन, जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा गुस्से में था, वह एकदम शांत आवाज में कहता है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और यह बात तुझे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं होगा। हाँ, तू भाभी से प्यार नहीं करता है, इसलिए तो तूने उन्हें देखा और उससे शादी कर, उसके बाद तू उन्हें छोड़कर भी चला गया। तूने दुख दर्द देना चाहता था, लेकिन जब शादी के पहली रात तूने उन्हें रोता हुआ देखा तो तू उन्हें छोड़कर चला गया ताकि तूने और दुख ना दे सके। अर्जुन एकदम से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं वहां से इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हेडक्वार्टर के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था। मैंने उससे शादी इसलिए ही की है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। अर्जुन भाई, तू क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? तू भाभी को उसे गलती की सजा दे रहा है जो कि उन्होंने की ही नहीं है। तू किसी और की गलती की सजा उन्हें कैसे दे सकता है? चल माना, तेरी बात में मान लेता हूँ कि तू आयशा से प्यार नहीं करता है बल्कि उनसे नफरत करता। तो अभी अभी जो कुछ भी तूने अमित के साथ किया था वह क्या? तू तो उनसे नफरत करता है, तो फिर तूने अमित को सजा क्यों दी है? अमित जो चाहे उसके साथ करता, तुमने फिर उसे सजा क्यों दी? क्यों? तुझे नहीं पता है क्या? उसे साले ने जूस में मिलाकर ड्रग्स देने की कोशिश की थी आयशा को। ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ देता? माना कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन है तो वह मेरी वाइफ। उसे तकलीफ पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है और यह हाथ में किसी को नहीं देना चाहता। चिराग थोड़ा गुस्से से कहता है, भाई अर्जुन, तू मान या मत मान, लेकिन ये बात नहीं बदलेगी कि तू उससे प्यार करता है, और तूने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वह तेरी वाइफ थी, बल्कि तूने ये सब इसके लिए किया है क्योंकि तू उससे प्यार करता है। चिराग, मुझे कितनी बार बताना होगा
कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने उससे शादी इसलिए की थी ताकि जिंदगी भर में उसे तकलीफ देता रहूं। मैंने उससे शादी इसलिए की थी ताकि वह किसी और की ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो मैं उसकी जिंदगी भर परेशान नहीं कर पाता। और अब तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ। मुझे बहुत काम है। इतना बोलने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तूने उससे शादी क्यों की थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तू धीरे धीरे करके बदल रहा है। भाभी का प्यार तुझे धीरे धीरे करके बदल रहा है। अभी तो इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, समय लगेगा लेकिन तू भी इस बात को मान जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तूने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इन सब की वजह भाभी बिल्कुल भी नहीं है। तुझे ये बात समझनी होगी। ये कैसी नफरत है जहाँ तू अपने दुश्मन को दर्द में देख ही नहीं पाता है। आयशा का केबिन। ऐसा बहुत ध्यान से धारा को देख रही थी, जो कि आराम से अपने स्नैक्स एंजॉय कर रही थी और कब से अपने मोबाइल में कुछ पढ़ रही थी। क्या हुआ? आखिरकार मोबाइल में इतना भी क्या ज्यादा अच्छी चीज दिखाई जा रही है कि कब से अपनी नजरें लड़ाई बैठी है उसमें। धारा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं यार, तुझे तो पता ही है कि मुझे नोवेल्स पढ़ना कितनी ज्यादा पसंद है। मैं अभी नवल का एक इंट्रो पढ़ रही थी जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। रुक मैं पढ़ती हूँ, तू भी सुन, तुझे भी पसंद आएगी। उसके बाद धारा उसे स्टोरी के इंट्रो को पढ़ने लगती है। कहते हैं कि प्यार हमें सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन तब क्या हो जब हमारा दिल दो लोगों पर आ जाए। एल विधान शेखावत। 21 साल का मोस्ट हैंडसम बैचलर एल, उसे अपने ही क्लासमेट अवंतिका से उसे प्यार था। एल वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एल इसीलिए वो दोनों कॉलेज खत्म करते ही एक दूसरे से शादी कर लेते। एल मगर शादी का 1 साल ही हुआ था कि अचानक विधान को अवंतिका के मरने की खबर सुनाई देती। एल वो जब वहां पहुंचता है तो अवंतिका ने 2 बच्चों को जन्म दिया होता है। एल वो इस दर्द से उबरा ही नहीं था कि 10 साल बाद उसकी फैमिली एक 18 साल की लड़की तन्वी से उसकी शादी करा देती। एल क्या तन्वी कभी 2 बच्चों के फादर को एक्सेप्ट कर पाएगी? एल और क्या विधान के बच्चे तन्वी को अपनी मां का दर्जा देंगे? एल क्या विधान अपने प्यार को भूला कर तन्वी को उसके पत्नी होने का दर्जा देगा? एल कैसे होगी इनकी अनचाही शादी का अंजाम? एल जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।